नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से कोरोना टेस्टिंग की धांधलियों को लेकर लगाई है गुहार और पासवान ने भी इसको जताई है चिंता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कोरोना टेस्टिंग को लेकर जो धांधली चल रही है उसको लेकर के यहां पर तेजस्वी यादव ने सियासत गरमा दी है। इसी के साथ लालू यादव और कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए पलटी मारकर पलटू राम बनने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ जेडीयू और एलजेपी में भी यहां पर तल्खियां बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार को पीएम मोदी का कृपा पात्र बता दिया है एलजेपी ने। और किसी भी वक्त एनडीए में फूट होने के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। रुक करते हैं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना टेस्टिंग की धांधलियों को रुकवाने की लगाई गुहार, पासवान ने भी जताई चिंता। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार में कोरोना संक्रमण की जांच में हो रही धांधलियों पर लगाम कसवाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति को देखकर चिंताजनक स्थिति के संदर्भ में बिहार को पहले स्थान पर रखा था। इसी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है। पीएम मोदी केंद्रीय टीम के निरीक्षण के अनुसार ही कार्रवाई करते हुए बिहार में कोरोना जांच को लेकर चल रही कमियों को दुरुस्त कराएं। याद रहे, बीते दिनों वर्चुअल बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन राज्यों में टेस्टिंग दर कम है और जहां संक्रमित दर ज्यादा है, उन राज्यों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने के लिए सुझाव दिया था। इन राज्यों में बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल व तेलंगाना खास तौर पर शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात समीक्षा के दौरान कही थी। समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कम होने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि इसी को लेकर जमुई से सांसद एवं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जिले में वर्चुअल बैठक कर सूबे में कोरोना वायरस की स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में प्रमुख रूप से बिहार में कोरोना की रोकथाम कराने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि चिराग पासवान ने कोरोना संक्रमण की जाँच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता से वार्ता की। इसके अलावा आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने पटना में बीएन सिंह से मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव और कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए पलटियां मारने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में व्यंग बाण भी चल रहे हैं। राजद प्रमुख लालू यादव ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद जानकारी नहीं होगी कि उन्होंने कहां, कब, क्यों, कैसे और किस लिए पलटियां मारी हैं। वहीं लालू यादव ने कहा कि बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वहीं लालू यादव ने कहा कि अरे कितनी बार मिट्टी में मिल जाओगे नीतीश कुमार। वहीं लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार क्या अपनी अंतरात्मा और डीएनए को नहीं जानते हैं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए उनको कहीं का पलटू करार दिया। याद रहे, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, राजद एवं अन्य दलों के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन ने सूबे में जीत हासिल की थी। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम बनाया गया था, लेकिन जुलाई 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। एनडीए सरकार में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार कांग्रेस ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने सही कहा है, नीतीश कुमार कृपा कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह कृपा जनता की नहीं है, बल्कि जिन्होंने समय समय पर जनादेश का अपमान किया है। कांग्रेस ने कहा कि कुर्सी के लिए सीएम नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर होते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू और एलजेपी में तल्खी बढ़ी, नीतीश को पीएम मोदी का कृपा पात्र बताया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच हुआ विवाद सुलझने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान को लड़का बच्चा कह दिया। चिराग पासवान पर हमला करते हुए विजेंद्र यादव ने कहा, चिराग पासवान लड़का बच्चा है, बच्चे
बच्चे को कितना अनुभव है वह तो कल पैदा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के नेता की ओर से चिराग पासवान को लड़का बच्चा कहे जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जवाबी हमला बोला और पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से बनने वाला मुख्यमंत्री बता दिया। अशरफ अंसारी ने कहा, विजेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड से भरे पड़े हैं। वे यह बात भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद पर टिकी हुई है। बिहार सरकार बिहारियों को महामारी काल में मार रही है और अगर कोई बिहारियों की हक की आवाज उठाता है तो इन लोगों को चुभता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता का एकमात्र मकसद होता है नीतीश कुमार चाटुकारिता करना और अपना चेहरा चमकाना। यह लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पहले भी जेडीयू और एलजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग की कई खबरें आ चुकी हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। बिहार चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में तल्खी ज्यादा तेजी से बढ़ती दिख रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, फिलहाल मंत्री नियुक्त करने की इजाजत नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाएं लंबित होने तक उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री नियुक्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने जबलपुर उत्तर से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना द्वारा दायर इस याचिका पर स्पीकर को 21 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। सनद रहे कि गत मार्च में 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण कमलनाथ सरकार गिर गई थी। याचिकाकर्ता विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने पीठ से कहा है कि 22 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा अधिक से अधिक 3 महीने के भीतर निपटा लिया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा से संबंधित एक मामले में कहा था। उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिकाएं लंबित होने के बावजूद 22 में से 12 विधायकों को गत 2 जुलाई को शिवराज सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। याचिका में कहा गया है कि गत 12 मार्च को अयोग्यता याचिका दायर की गई थी, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की देरी दल विरोधी कानून को परास्त करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत कैबिनेट में मिलेगा 15 नए चेहरों को मौका, संतुलन की कोशिश। जी हां दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस में चले सियासी संग्राम का युद्ध विराम हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी घोषित करने के साथ राज्य के प्रभारी पद से अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के मामले को स्थायी तौर पर सुलझाना चाहता है। ऐसे में बहुत जल्द राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल कर गहलोत और पायलट समर्थकों को संतुष्ट किया जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट से सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा हटाए जाने के बाद मंत्रिमंडल में कुल 22 मंत्री बचे हैं। इनमें मास्टर भंवरलाल मेघवाल कोमा में हैं और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार अपनी कैबिनेट से भी करीब 5 मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं। इस तरह से करीब 15 मंत्रियों की जगह खाली हो सकती है। राजस्थान कैबिनेट में कुल सदस्यों की संख्या 30 तक हो सकती है। सीएम गहलोत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से आए हुए विधायकों और समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देकर उपकृत करना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि बसपा से आने वाले विधायक राजेंद्र गुढ़ा और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और सचेतक महेंद्र चौधरी भी मंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत फिलहाल इनको विधानसभा की जिम्मेदारी तक ही सीमित रखना चाहते हैं। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने बाद गुर्जर नेता के रूप में शकुंतला रावत या फिर जितेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राज्य मंत्री के लिए जोगेंद्र सिंह अवाना और गिरिराज मलिंगा भी कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को छोड़कर आने वाले चेतन डूडी, दानिश अब्रार और रोहित बोहरा में से किसी को संसदीय सचिव या राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजकुमार शर्मा जैसे कुछ विधायक भी मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हल्के बुखार के बाद अमित शाह एम्स में भर्ती, हाल में ही कोरोना से हुए थे ठीक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती है। देर रात उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में डॉक्टर्स की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स निदेशक डॉक्टर
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में एक टीम उनकी देखभाल में लगी है। उन्हें हल्का बुखार था, इसके बाद ही उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। 14 अगस्त को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमित शाह कोरोना नेगेटिव होने की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। इसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी। कल रात उन्हें हल्का बुखार था, इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। अमित शाह मेदांता अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 2 अगस्त को भर्ती हुए थे। शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आम लोगों से लेकर बड़ी हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की थी। 12 दिन बाद यानी 14 अगस्त को अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा फेसबुक लिंक विवाद में कूदी शिवसेना, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर देश में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करने का आरोप लगाने के बाद शिवसेना ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में फेसबुक और व्हाट्सएप भाजपा की भारी जीत का प्रमुख कारण रहे हैं। बीजेपी ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाया है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया में जन्मे गोबल्स किसी को भी अपना कानून, न्यायपालिका, अपनी जेल, अभियुक्तों के लिए गोदी आदि बनाकर निशाना बनाते हैं और किसी को भी सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ये नए लश्कर-ए-तोयबा सोशल मीडिया राजनीतिक दलों और संगठनों के कार्यकर्ताओं को भुगतान करते हैं। वे अपने विचारों का प्रचार करते हैं जबकि दूसरे के संबंध में विष भी उगलते हैं। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता। इसमें भाजपा के वेतन पर चल रही सोशल मीडिया सेना का महत्वपूर्ण योगदान था। सामना में लिखा है कि तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को गोबल्स टीम ने बेकार साबित कर दिया था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मौनी बाबा और राहुल गांधी को पप्पू बताया गया। उसी समय सोशल मीडिया ने मोदी को सुपरमैन, एकमेव तरनहार और विष्णु के 13वें अवतार के रूप में मुहर लगाई। सोशल मीडिया पर पिछले 7 सालों में झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का काम किया गया है। राजनीतिक लाभ अफवाह और जातीय और सांप्रदायिक घृणा फैलाने से लिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के सरकारी बैंक ने खरीदी आईसीआईसीआई बैंक में हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, देश में चीनी माल के बहिष्कार और चीनी विरोधी माहौल के बीच खबर यह है कि चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने आईसीआईसीआई में हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि जानकार कहते हैं कि इससे देश हित के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। पिछले साल मार्च में चीन के केंद्रीय बैंक ने HDFC में अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज्यादा किया था। तब इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों सहित उन 357 संस्थागत निवेशकों में शामिल है जिन्होंने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफर में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने पूंजी जुटाने के लिए संस्थागत निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए कोशिश की थी और पिछले हफ्ते ही उसका टारगेट पूरा हुआ है। चीन के केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई में महज 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है और यह निवेश क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए हुआ है। अन्य विदेशी निवेशकों में सिंगापुर की सरकार, मॉर्गन इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी जनरल आदि शामिल हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि बैंकिंग भारत में काफी रेगुलेटेड यानी रिजर्व बैंक की सख्त निगरानी में रहने वाला कारोबार है, इसलिए इससे देश हित को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके पहले चीन के इस केंद्रीय बैंक के हाउसिंग लोन कंपनी HDFC लिमिटेड में निवेश पर पिछले साल काफी हंगामा हुआ था। चीन का केंद्रीय बैंक अब अमेरिका की जगह भारत जैसे दूसरे देशों में निवेश बढ़ा रहा है। पिछले साल मार्च में चीन के केंद्रीय बैंक ने HDFC में अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज्यादा किया था। तब इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना और अपराध दोनों को रोकने में अक्षम है भाजपा सरकार, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना और कानून व्यवस्था के संकट से लोग बुरी तरह पीड़ित और आतंकित हैं। प्रदेश में 2 मंत्रियों की कोरोना से दुखद मौत हो चुकी है। विधायक भी इसके शिकार हैं। डॉक्टर CMO का निधन भी इस बीमारी में हो चुका है। भाजपा सरकार में आपराधिक घटनाएं भी थम नहीं रही है। पुलिस बेगुनाहों, लाचार लोगों पर हाथ उठाने लगी है क्योंकि बाहुबली नेताओं और गुंडों के आगे वह असहाय बन जाती है। अपराध और शासन के गठजोड़ ने पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया है। अखिलेश ने IPN को दिए अपने बयान में कहा कि कोरोना का कहर जारी है। अखिलेश ने कहा कि अन्नदाता किसान पर पुलिस के जुल्म की ललितपुर में इंतहा हो गई जब एक बुजुर्ग की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण पिटाई की और उसके कान के पर्दे फट गए। यह पुलिस के शून्य संवेदनशीलता की परिचायक है। अखिलेश ने कहा कि स्थितियां दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। सरकार का घटनाओं पर मूक दर्शक बने रहना खतरनाक है। कोरोना संक्रमण थम नहीं
रहा है। स्वयं स्वास्थ्यकर्मी भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। जांच रिपोर्टों को लेकर अक्सर विवाद होते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज की अभी तक कोई सुचारू व्यवस्था नहीं बन पाई है। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में जो हालात हैं उसमें मुख्यमंत्री तो सिर्फ बयान देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। उनकी टीम 11 का भी अब आता पता नहीं रहता है। कोरोना और अपराध दोनों को रोकने में भाजपा सरकार अक्षम है। इस सत्य को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं। प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही है। प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपने फेसबुक में एक न्यूज वेबसाइट का लिंक पोस्ट करते हुए लिखा, बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर। लगातार इस तरह की घटनाओं से ये साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उसी का परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की विभत्स से विभत्स घटनाएं घटती ही जा रही हैं। पुलिस और प्रशासन न तो सुरक्षा दे पा रहे हैं और न ही उचित कार्रवाई कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करें और महिलाओं की सुरक्षा संबंधित हर कदम गंभीरता से उठाएं। इससे पहले उन्होंने लिखा था, बच्चों के खिलाफ अपराध मामले में यूपी सबसे ऊपर है। पिछले कुछ दिनों में यूपी की कई जगहों से बच्चों के खिलाफ अपराध की ऐसी खबरें आई हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। यूपी कानून व्यवस्था बच्चों, बेटियों व महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। हैरानी की बात तो ये है कि यूपी पुलिस हर घटना के बाद लीपापोती में पहले ही लग जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी बाबा रहम करो, स्कूलों की फीस माफ करो, नारों के साथ अभिभावकों का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल में स्कूल बंद होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन बराबर फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। इसको लेकर अभिभावकों में रोष है और सोमवार को अभिभावकों से जुड़े कई संगठनों के बैनर तले संयुक्त रूप से अभिभावक गंगा में अर्धनग्न होकर विरोध करने की योजना बनाई, लेकिन प्रशासन को पहले ही भनक लग गई। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। इस दौरान अभिभावक बराबर नारेबाजी कर रहे थे कि योगी बाबा रहम करो, स्कूल की फीस माफ करो। मामला जब तूल पकड़ा तो जिलाधिकारी ने खुद संगठन के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुला लिया। शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए भले ही केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई हो, लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसी के चलते सोमवार को फलक चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश अभिभावक विचार मंच, पेशेंट हेल्थ केयर सोसाइटी, अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक संघ, अभिभावक अधिकार संघ उत्तर प्रदेश, दोस्त सेवा संस्थान, एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी, द कानपुर पेरेंट्स एसोसिएशन एवं मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से अभिभावकों ने सरसैया घाट में गंगा पर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। अभिभावक तख्तियों में स्लोगन लिखे विरोध दर्ज कराते हुए जैसे ही सरसैया घाट पर पहुंचे तो सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता पुलिस बल लेकर जा धमके। सिटी मजिस्ट्रेट ने बातचीत करने का प्रयास किया तो अभिभावकों को रोष और बढ़ गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर अभिभावकों को गिरफ्तार कर कोतवाल लाया गया और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मामला जब तूल पकड़ा तो जिलाधिकारी डॉक्टर BDR तिवारी ने मामले का संज्ञान लेकर अभिभावकों के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए कलेक्ट्रेट बुला लिया। अभिभावक संघ के पदाधिकारी राकेश मिश्रा का कहना है कि जिलाधिकारी से बातचीत की जाएगी। अगर हमारी मांगों का हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अभिभावकों की पहले से ही कमर टूट चुकी है और बिना स्कूल गए बच्चों से जबरदस्ती फीस वसूला जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली लौटने लगे श्रमिक, काम की तलाश में आनंद विहार में लगा जमावड़ा। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के वक्त उन तस्वीरों को याद कीजिए जो दिल्ली से छोड़कर अपने गांव जाने वालों की थी। अब वही मजदूर दिल्ली में एक बार फिर से लौटने लगे हैं। उन्हें नौकरी दोबारा दिल्ली और आसपास के राज्यों की तरफ खींच रही है। दिल्ली के आनंद विहार में एक बार फिर से लंबी कतार लग रही है उन सब की जो नौकरी के बिना पिछले लगभग 5 महीनों से दर दर की ठोकर खा रहे थे। कोई बिहार से आ रहा है तो कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से राजधानी का रुख कर रहा है। गोरखपुर से दिल्ली का रुख करने वाले सत्यजीत आनंद विहार बस अड्डे पर कतार में खड़े मिल गए। पूछने पर बताया कि नौकरी नहीं है इसलिए दिल्ली लौटना पड़ रहा है। उनके पास दिल्ली लौटने के अलावा कोई और विकल्प बचा ही नहीं। जब हमने सवाल किया कि गोरखपुर में क्या दिक्कत आई तो तपाक से बोल पड़े, वहाँ नौकरी कहाँ है। कुछ यही हाल महोबा से आने वाले रोशन का भी है। उन्होंने बताया कि 1.5 महीने पहले पूरे परिवार के साथ दिल्ली से गए थे, लेकिन इस बार नौकरी की खोज में अकेले लौट रहे हैं। इसी तरह से यूपी के आगरा, बुलंदशहर के साथ ही बिहार के सासाराम और मोतिहारी से भी लौटने वाले मिले, जिन्हें
उन्हें वापस दिल्ली बुला लाई काम की तलाश में। ये श्रमिक दिल्ली पहुंचने पर सीधा काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आनंद विहार में दिल्ली सरकार ने एक कैंप लगाया है जहां सभी आने वालों की कोविड जांच की जा रही है। विवेक विहार के एसडीएम राजेश चौधरी बताते हैं 13 अगस्त से ये कैंप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे चल रहा है। तकरीबन 500-600 लोगों की रोजाना एंटीजन टेस्ट से जांच की जाती है। जो नेगेटिव आते हैं उन्हें आगे जाने दिया जाता है और पॉजिटिव आने वालों को अक्षरधाम के क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, बिहार में कोरोना टेस्टिंग में हो रही धांधली को रुकवाएं। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना टेस्टिंग को लेकर बार बार सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव ने अब पीएम मोदी से गुहार लगाई है। तेजस्वी ने पीएम मोदी से कहा कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर धांधली हो रही है, इस धांधली को रुकवाएं। पीएम के ट्वीट पर दिया जवाब। तेजस्वी यादव ने 11 अगस्त के पीएमओ के ट्वीट पर कमेंट कर यह धांधली बंद कराने की मांग की है। तेजस्वी ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की चिंताजनक स्थिति के संदर्भ में बिहार को प्रथम वरीयता पर रखकर बिहार की भयावह स्थिति को रेखांकित किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो केंद्रीय टीम की फाइंडिंग्स पर कार्रवाई करते हुए यहां जांच में हो रही धांधलियों को रुकवाएं। पीएम की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने 13 अगस्त को कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन झूठ बोला है कि बिहार में 3,25,000 RT-PCR जांच की जा रही है। सदन में सच्चाई को छुपाया गया है। दूसरी तरफ सीएम ने जो रिपोर्ट बताया वो अलग है। सीएम ने सिर्फ 6100 जांच की बात मानी। पीएम के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने बात कही। मंगल पांडे ने 53% RT-PCR जांच की बात कही, जबकि हकीकत सिर्फ 5% की है। झूठ बोलने की सारी सीमा खत्म हो गई है। जांच को लेकर सच्चाई छुपाई जा रही है। सदन के भीतर झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। मंत्री सदन में तो सीएम पीएम के सामने झूठ बोलते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।